चलो पहले थर्ड कर लेते हैं, किसी का पहले सेकंड कर लेते हैं, सेकंड थर्ड। तो सेकंड वाला क्या है हमारा, रूट ऑफ, सेकंड वाले में हम लोग सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, देखो कोई चीज रिपीट हो रहा है, कौन सी चीज रिपीट हो रही है, 5x² माइनस 6x, उसको हम लोग ने t मान लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब किस में कन्वर्ट हो गया, रूट ऑफ t प्लस 8 माइनस रूट ऑफ t माइनस 7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ t प्लस 8 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ t माइनस 7। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, तो इसका स्क्वायरिंग तो t प्लस 8 बन जाएगा, और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, so t and t will get cancelled, 8 प्लस 6, इस 1 और इस माइनस 7 को इधर लेके आ गए, इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ t माइनस 7, which means root of t minus 7 14/2 मतलब 7 हो गया। So squaring कर दो, so on squaring you will get t minus 7 is equal to 49, therefore t is equal to 56। अच्छा हमारा टारगेट x फाइंड करना है, तो अब t को पुट कर दिया, 5x² माइनस 6x इज इक्वल टू 56, तो 5x² माइनस 6x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो माइनस 280 बनाना है हम लोग को, तो 14 का आ रहा है, 14 का, हाँ ठीक। सो 5x² माइनस 20x प्लस 14x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। सो 5x कॉमन ले लिया, x माइनस 4, 14 कॉमन ले लिया, x माइनस 4, तो इससे x की दो वैल्यू आ जाएगी, 4n माइनस 14/5। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड सबको समझ में आ गया? यस सर। और सर यस हमें सर। 4 यस सर। x की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी ना प्रेफरेबली? नहीं, x तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, क्यों? सर क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो नहीं, हम लोग बस क्या चाहते हैं कि रूट के अंदर ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव हो। ओके ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है कि हमारी जो t की वैल्यू आई है वो तो क्या आई है, 56 आई है, और इसी t के कारण जो x है वो आ रहा है। इट मीन्स तुम ये समझो कि मैं अगर इसमें 4 पुट कर दूं तब भी मेरा t 56 बनेगा, एंड माइनस 14/5 पुट कर दूं तब भी t की वैल्यू 56 बनेगी। अब तुम अगर ये वाला क्वेश्चन देखो, मतलब जो ओरिजिनल है, तो यही तो t है, तो t तो 56 बन रहा है, तो रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा कहीं नहीं बोला है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो हम लोग इसलिए लिखते हैं कभी जैसे मान लो रूट x हो, क्योंकि रूट के अंदर एग्जैक्टली x है, इसलिए हम लोग x को पॉजिटिव लिखते हैं। बट जनरलाइज वे में मैं क्या चाहूंगा कि रूट के अंदर ओवरऑल जो चीज है वो पॉजिटिव हो, समझा? यस सर। क्लियर है ना? हाँ सर। ओके गुड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो
तो अगर तुम 2 रेस टू एक्स को t ले लो तो 4 रेस टू एक्स क्या बन जाएगा? इट विल बिकम t स्क्वायर. If I take 2 raised to x as t, then 4 raised to x will be t square. जैसे मान लो कहीं 8 raised to x लिखा है तो वो क्या हो जाता? t क्यूब. कहीं मान लो 16 raised to x लिखा है तो वो क्या हो जाता? t raised to 4. तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया. t टाइम्स t माइनस 4 minus 1 times t minus 4. So from here we will get t as 1 and 4. सर x की वैल्यू 0 आ सकती है, x की वैल्यू 2. हाँ बहुत अच्छा. तो 2 रेस टू एक्स या तो 1 हो जाए या तो 4 हो जाए. अच्छा 4 का क्या मतलब? 2 का होल स्क्वायर. अच्छा 2 रेस टू एक्स 1 होना तो 1 कब होता है? जब पावर 0 होता है. और 2 रेस टू एक्स 2 स्क्वायर होना मतलब पावर को इक्वेट कर देना. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. So these are the two values of x. Is this point clear? थर्ड वाला पार्ट. चलो थर्ड क्लियर है ना? जिसका भी डाउट था बोलो. हाँ सर आपने वो स्प्लिट किया है क्या टर्म टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4? हाँ. ओके सर. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अच्छा सर t की सेकंड वैल्यू कैसा है वो नहीं समझा मुझे. इसको ऐसे लिखा ना, ये ऐसे बन गया t माइनस 4. तो ये ऐसे बन जाता है ना t माइनस 4 इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो इससे t इज इक्वल टू 4 एंड 1 आ जाता. कॉमन लेते हैं जैसे फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इन दोनों में से अगर तुम t माइनस 4 कॉमन ले लो तो इधर क्या बचेगा? t बचेगा और इधर क्या बचेगा? माइनस 1 बचेगा. तो या तो t माइनस 4 0 हो जाए या तो t माइनस 1 0 हो जाए. इसका मतलब या तो t 4 हो जाए या तो t 1 हो जाए. सर हम्म. हम 4 टू पावर x को 2t लिख सकते हैं? नहीं, देखो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ. दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ इंडाइसेस. देखो सबसे पहले तो एक बात याद रखो, इंडाइसेस का एक रूल है कि a रेस टू b है उसका होल रेस टू c है अगर, ठीक है, तो ये पावर्स आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे. a रेस टू b इंटू सी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं. और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि तुम इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दो. a टू द पावर c होल रेस टू b. तब भी तो इनका प्रोडक्ट b इंटू सी बनेगा ना. यस सर. अब जैसे मान लो कि 4 रेस टू x है तो तुम ऐसे लिखो 4 होल रेस टू x. अब 4 को क्या लिखा हम लोग ने? 2 का होल स्क्वायर लिख दिया होल रेस टू x. तो देखो ये एक पावर है और ये भी है तो ये लोग क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई होंगे. और मैंने क्या बताया कि ये लोग अपना पोजीशन इंटरचेंज भी कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेस टू x का होल स्क्वायर. तो मैंने 2 रेस टू x को ही तो t माना था, तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा? t और इसका पावर होल स्क्वायर. तो
कहीं भी, जैसे मान लो 2 raised to x अगर t है और हम लोग से पूछ ले कि 32 raised to x क्या होगा, तो मैं ऐसे देखूंगा, 32 को पहले लिख लूंगा 2 raised to 5, फिर इनकी पोजीशंस को आपस में इंटरचेंज कर दिया, मतलब 2 raised to x whole raised to 5 and 2 raised to x itself was t, so this will become t whole raised to 5, 32 raised to x. समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला। फोर्थ वाला हुआ क्या? फोर्थ वाला इतना इजी नहीं है, फोर्थ वाला इज अ बिट टफ। हो गया सर। हो गया? गुड। चलो फोर्थ वाला लेट मी एक्सप्लेन। क्या था? 12x रेज टू 4 माइनस 56x क्यूब प्लस 89x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ ये कितने लोग से हो गया सॉल्व? मेरे से। चैट बॉक्स में लिखो। अच्छा, इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है अपने को? इसमें अपने को पैटर्न ये दिख रहा है कि ये वाला और ये वाली चीज इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली इधर वाला और इधर वाला भी इक्वल है। तो ये पैटर्न दिख रहा है हम लोग को। तो अब ऐसे में क्या किया कि जो मिडिल टर्म है वो x रेज टू 2 वाला टर्म है, तो हम लोग ने पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया? x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। उससे क्या होता? 12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अब सब टर्म से डिवाइड हो रहा होता, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर आता, यहाँ पे 50 माइनस 56x आता, यहाँ पे प्लस 89 आता, यहाँ पे माइनस 56/x आता और यहाँ पे 12/x स्क्वायर आता, वो 0 हो जाता। ठीक है, अब हम लोग ने इन दोनों को एक साथ लिया और इन दोनों को एक साथ लिया। नाउ सी व्हाट हैपेंस। 12 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 56 टाइम्स x प्लस 1/x प्लस 89 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब मेरा क्या टारगेट है? मेरा टारगेट ये है कि अगर मैं x प्लस 1/x को t ले लूं, तो क्या मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को t स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या? देखते हैं। हाँ सर, टी स्क्वायर माइनस 2। वेरी गुड, स्क्वायरिंग कर दो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x अपॉन 1/x कैंसिल हो गया, that is equal to t square. So what I am going to get is x square plus 1/x square is equal to t square minus 2. Is this step clear to all of you? क्या ये स्टेप समझ में आया हर बच्चे को? यस सर। गुड, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे 12 था, अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह क्या लिख लिया? t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 56 t प्लस 89 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x प्लस 1/x को तो हम लोगों ने क्या माना था? t। सो 12t स्क्वायर
minus 24 minus 50 60 plus 89 is equal to 0. So 12t square minus 56t. 89 plus 24 कितना होता है? 65 होता है शायद। ठीक है 65 होता है। हाँ, अब हम लोग को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो 65 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 780 हो जाएगा। तो -26 -30, हाँ -26 एंड -30, तो 12t स्क्वायर माइनस 30t माइनस 26t प्लस 65 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 60 कॉमन ले लिया, तो 2t माइनस 5, और यहाँ से -13 कॉमन ले लिया, तो 2t माइनस 5। तो ये क्या बन गया? 2t माइनस 5 इंटू 6t माइनस 13 is equal to 0. So from here I will get t is equal to 5 by 2 या 13 by 6. Is it fine? We will get t is equal to 5 by 2 या 13 by 6. अब t क्या था हमारा? t तो हमारा x plus 1 by x था, तो x plus 1 by x is equal to 5 by 2 या x plus 1 by x is equal to 13 by 6. ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता, अगर एलसीएम वगैरह लिया होता, तो ये ऐसा क्वाड्रेटिक बन जाता, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर इसको सॉल्व किया होता तो 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो आता है, इससे x की दो वैल्यू आएगी और इससे x की दो वैल्यू आएगी, तो उससे ओवरऑल कितनी वैल्यूज हो जाएंगी x की? 4 वैल्यूज। और 4 वैल्यूज होनी भी चाहिए थी क्या? क्वेश्चन देख के बोलो, 4 वैल्यूज होनी चाहिए थी x की? हाँ सर। हाँ सर। क्यों? यस सर। क्योंकि highest degree 4. इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो इतना अब तुम लोग कर लोगे, इसको आगे कंप्लीट कर लोगे, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का काम। तो उसका 4n1 आएगा। ये स्प्लिट होगा -4 एंड -1 में, और ये स्प्लिट होगा -9 एंड -4 में। ठीक है, उससे कर लेना तुम। ओके अच्छा, फिफ्थ वाला कितने लोग से सॉल्व हो गया? सॉरी, फिफ्थ वाला तो हो गया होगा। फिफ्थ वाला तो वैसे ही टाइप का था जैसा क्लास में कराया था मैंने। हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, फिर उस एक्स स्क्वायर को नीचे भेजते थे। सो फिफ्थ वाला आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन, दैट वी हैव ऑलरेडी डन दैट टाइप क्वेश्चन। अच्छा, सिक्स्थ वाला, हाउ मेनी ऑफ यू कुड डू सिक्स्थ वन? सर हाँ, फोर्थ वाला कॉपी करने तो ना, नहीं समझा था तो अभी समझा इसलिए। अब किसको समझ में नहीं आया? ये किसी को समझ में नहीं आता? दृश्या, दृश्या, तुमने चैट बॉक्स में लिखा है ना कि नहीं समझ में आया? ये फोर्थ वाला नहीं आया समझ में? नहीं, मेरे को होमवर्क करते वक्त नहीं समझ आया था, अभी समझा तो फिर लिखना बाकी है। लिख लो जल्दी से। सर और कोई अल्टरनेटिव मेथड है क्या ये सॉल्व करने? नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ऐसा ही तरीका है। सर मतलब क्योंकि जब वो तुमको सर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करने के लिए वो दिमाग में आना चाहिए। हाँ, मतलब देखो, तुमको सब चीज अभी जो है नई नई लगेगी, क्या ऐसा कैसे सोच सकते थे, ऐसा कैसे सोच सकते थे, तो वो सबके साथ होता है। स्टार्टिंग फ्यू डेज में सबको नया नया चीजें लगती है, सब चीजें कि यार ये तो मेरे को स्ट्राइक ही नहीं करता एग्जाम में। लेकिन हाँ एग्जाम तुमको अभी देना है क्या? नहीं देना अभी तो एग्जाम।
तो विथ टाइम जो है तुम ऑब्वियसली उतने मैच्योर हो जाओगे कि तुमको चीजें अपने आप स्ट्राइक करने लगेंगी. हाँ ठीक है. सो इट इज नथिंग टू वरी अबाउट कि यार मैं ये सोच ही नहीं सकता था कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है. सर, वो ट्रिगो में भी कभी कभी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ता है वैसे ही। वो तो है ही. ट्रिगो पढ़ लिया है क्या तुम लोगों ने? नहीं, थोड़ा बहुत मालूम है। चलो, हाँ ये लिख लिया. हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था, कोई बच्चा? लास्ट क्वेश्चन है x minus 1 raised to 4 plus x minus 5 raised to 4 is equal to कितना है 82 is equal to 82. अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे करना है वो देखो. हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो x minus 1 और x minus 5 है ना, इनका एवरेज निकाल देते हैं और उसी को y ले लेते हैं. तो y is equal to x minus 1 plus x minus 5 होल अपॉन 2. उससे देखो एक अच्छी चीज हो जाएगी. क्या हो जाएगी देखते हैं. 2x माइनस 6 बाय 2 मतलब x माइनस 3. इट मीन्स x क्या हो गया हमारा y प्लस 3. x इज व्हाट y प्लस 3 फॉर अस. अब मैंने क्या किया, x को y प्लस 3 पुट कर दिया इधर भी और इधर भी. तो देखो ये क्या बन जाएगा y प्लस 3 माइनस 1 होल रेज टू 4 एंड y प्लस 3 माइनस 5 होल रेज टू 4 इज इक्वल टू 82. चलो, तो इससे कुछ ऐसा बन गया y प्लस 2 होल रेज टू 4 प्लस y माइनस 2 होल रेज टू 4 इज इक्वल टू 84. ठीक है. अच्छा, जो क्वेश्चन पहले था उससे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ क्या क्वेश्चन में? अब जो आया क्या वो थोड़ा बेटर आया? बेटर आया क्योंकि यहाँ पे प्लस उतनी चीज है और यहाँ पे उतनी माइनस भी चीज है. थोड़ा सा बेटर आया हमारा. अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम मेरे को नहीं पता कि होल रेज टू 4 का क्या फॉर्मूला होता है. उसका तो फॉर्मूला हम लोग बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर होता है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन वो तो अभी तक पढ़े हैं नहीं. तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ऐसा सोचा कि एक काम करते हैं y प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं ऐसे, और इसको y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 82. फिर ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y का होल स्क्वायर. फिर ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y का होल स्क्वायर. तो y स्क्वायर प्लस 4 कॉमन नहीं, कॉमन नहीं ले सकते. उसको एक वेरिएबल असाइन कर देंगे। से वही से कॉमन वेरिएबल बोल रहा हूँ. जैसे मान लो इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया. तो एक तरीके से ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 82. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो यहाँ से 2ab जनरेट हो रहा होता और यहाँ से माइनस 2ab जो जनरेट हो रहा होता वो कैंसिल हो जा रहा होता. तो यहाँ से a स्क्वायर 2 बार आता, तो 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर भी 2 बार आता, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 82. समझ में आ रहा है सबको? तो इससे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 41. अब a स्क्वायर देखो, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और b स्क्वायर का मतलब 16y स्क्वायर
is equal to 41. ठीक है, अब फिर से y स्क्वायर को t मान लो, तो ये बन जाएगा t प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16t is equal to 41. So I will get t square plus 8t plus 16 plus 16t is equal to 41. So इधर लिखते हैं हम लोग t square plus 24t, 16 minus 41 कितना होता है, minus 25 is equal to 0. तो t square अब स्प्लिट करेंगे तो इससे t की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी -25 और एक आएगी 1. ठीक है, अब देखो t तो किसके बराबर था, y स्क्वायर के बराबर था. t किसके बराबर था हमारा, y स्क्वायर के बराबर था. अच्छा, क्या y स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको आई एम गोइंग टू नेग्लेक्ट. फिर उसके बाद y स्क्वायर 1 हो सकता है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, +-1. अच्छा, अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हम लोग को तो x की वैल्यू निकालनी थी और x क्या था हमारा, y+3 था. x was y+3. ये देखो +-1 +3. ठीक है, तो x was y+3. तो एक बार 1+3 आ जाता, एक बार -1+3 आ जाता, तो एक बार 4 आ जाता और एक बार 2 आ जाता. तो ये x की दो रियल वैल्यूज आती, 4 and 2. फिर से ऊपर ले जाऊं, हाँ सर स्टार्ट से. देखो एक बार खुद से देखो सब लोग. सर एवरेज क्यों लिया? वही एवरेज लेने से क्या फायदा हुआ कि जैसे यहाँ पे तुम्हारा 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा था और 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा था. एवरेज लेने से फायदा क्या हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन बना उसमें इसमें और इसमें थोड़ी सिमेट्री टाइप की चीज आ गई. मतलब एक a+b टाइप की चीज बन गई, एक a-b टाइप की चीज बन गई. तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इनको जब मैं एक्सपेंड करूं तो ये लोग कैंसिल होने लगे, कुछ टर्म्स कैंसिल होने लगे. इसलिए एवरेज लिया. एवरेज लेने से क्या होता कि a+b एंड a-b अपने आप फॉर्म हो रहा होता जब उसको y के टर्म्स में लिखते. तो समझा? ये तो फिर बाइनोमियल टर्म में ही सॉल्व करना है फिर. नहीं, बाइनोमियल थ्योरम तो आता ही नहीं ना अपने को, अभी तो फिलहाल नहीं आता बाइनोमियल थ्योरम. ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से भी हो जाता. ये क्वेश्चन वी कुड हैव आल्सो सॉल्व विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, बट फिलहाल वी डोंट नो दैट. सो मेरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा.
चलो हो गया। हाँ सर। तो एक बार सब लोग कमेंट कर दो चैट बॉक्स में कि जितने भी डाउट्स थे वो हो गए, सबके क्लियर हो गए। यस सर, एक बस फॉलो अप करो ना। एक मिनट। आई थिंक यहाँ पे तुमको जरूरत होगी शायद। हाँ सर। चलो ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है अपना, कौन सा टॉपिक है? फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो जो रिमाइंडर थ्योरम होता है उसका डेफिनेशन होता है कि दिस थ्योरम is used to find expression for remainder when a higher degree, लिखते भी जाओ सब लोग, हाँ, polynomial is divided by lower degree polynomial without performing the long division method। ठीक है, तो ये वाला थ्योरम क्यों यूज होता है? It is used to find the expression for remainder when a higher degree polynomial is divided by lower degree polynomial without performing the long division method। अच्छा, long division method तो आता है कि जैसे मान लो कि से x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको अगर मेरे को डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, तो फाइंड रिमाइंडर, अगर जैसे ये एग्जांपल है, तो एक तो तरीका क्या था, हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड कर दें। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग ऐसे लॉन्ग डिवीजन कर दें, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। नाउ दिस इज नॉट द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम तो क्या कहता है, मतलब रिमाइंडर फाइंड करना विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, लेकिन हम लोग इसके बेसिक्स पे जा रहे हैं अभी कि रिमाइंडर थ्योरम आया कहाँ से, आकर इसके बेसिक्स पे जा रहे हैं। तो जैसे ये x, तो दिस विल बिकम x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये गया, ये गया, ये गया, ये क्या बन गया, 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। लॉन्ग डिवीजन सबको आता है समझ में? यस सर। अमन, तुमने पढ़ा लॉन्ग डिवीजन? अमन हेलो। तो देखो, जब हमारे डिवाइजर की डिग्री, सॉरी हमारे रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम हो जाए
डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए तब हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग डिवीजन रोक देते हैं अल्टीमेटली। तो हम लोग कहेंगे कि इस केस में जो रिमाइंडर होता वो क्या होता 16x माइनस 11 और जो कोशेंट होता वो क्या होता x प्लस 5। ठीक है, रिमाइंडर वुड हैव बीन 16x माइनस 11 एंड कोशेंट वुड बी x प्लस 5। तो अब देखो, जैसे अगर डिवाइजर डिग्री 2 का है तो रिमाइंडर जो है उससे कम डिग्री का होगा हमेशा। तो से अगर डिवाइजर कोई लीनियर टर्म है ax प्लस बी टाइप का, तो रिमाइंडर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ कांस्टेंट टाइप का होना चाहिए, कोई नंबर 2 3 5 7 ऐसे टाइप का नंबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जब डिवाइजर डिग्री 2 टाइप का हो तो रिमाइंडर क्या होगा ax प्लस बी टाइप का होगा रिमाइंडर। अच्छा, ax प्लस बी मत लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये और ये सेम है। रिमाइंडर क्या होगा? सम px प्लस q टाइप का होगा। अच्छा, इस px प्लस q में लीनियर भी आ जाएगा और कांस्टेंट भी आ सकता है। मान लो p की वैल्यू 0 हो गई तो वो कांस्टेंट हो गया, और p की वैल्यू 0 नहीं हुई तो वो लीनियर हो गया। ऐसे ही अगर डिवाइजर डिग्री 3 का होता तो रिमाइंडर हमारा किस फॉर्म का होता? बताओ, रिमाइंडर किस फॉर्म का होता? क्वाड्रेटिक। हाँ, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r टाइप का होता। तो क्या रिमाइंडर हमेशा डिग्री 2 का ही आएगा क्या अगर डिवाइजर क्यूबिक है? तो जरूरी नहीं है, तो क्वाड्रेटिक भी हो सकता था, लीनियर भी हो सकता था, कांस्टेंट भी हो सकता था। जैसे मान लो अगर इसमें p0 पुट कर, सॉरी p0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक हो जाता। अगर p0 पुट कर दूं और q0 नहीं है तो लीनियर हो जाता, और अगर p और q दोनों 0 है तो वो कांस्टेंट हो जाता। ठीक है, सो हमको ये समझ में आया कि जिस डिग्री का डिवाइजर होगा उससे कम डिग्री का ही रिमाइंडर होगा जब मैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एवरीवन प्लीज कमेंट। ये पॉइंट क्लियर है? चैट डिसेबल। यस सर। क्या हुआ? ठीक है, सब लोग को क्लियर है ना? बाकी लोग मैसेज करो, कल गिनती के 5-6 मैसेजेस आते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, ओके। सो अभी तक मैंने रिमाइंडर थ्योरम क्या है वो नहीं बताया है। अभी तक तो हम लोग बस क्या क्या सीखे हैं? अभी तक मैंने ये सीखा है कि जब मैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर की डिग्री आएगी वो डिवाइजर की डिग्री से कम आएगी। क्या एग्जैक्टली एक कम आएगी क्या रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से? जो डिवाइजर की डिग्री है उससे एक कम ही रिमाइंडर की डिग्री होगी कि और भी कम चल सकती है? और भी कम चल सकती है। और भी कम चल सकती है। ठीक है, ओके। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। अब जैसे यहाँ पे मैंने तुमको लॉन्ग डिवीजन करके दिखाया, ये वाली चीज x³ + 2x²
प्लस 3x माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस जो रिमाइंडर था 16x माइनस 11। सर ऐसा लिखा जा सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को ऐसे लिखने को क्या कहते हैं, कुछ एक नाम रहता है, आइडेंटिटी, डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। एक बोलते हैं ना डिवीजन एल्गोरिदम, कि मतलब जैसे मान लो अगर px को तुम dx से डिवाइड करो और कोशेंट qx आए और रिमाइंडर rx आए, तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिदम सेज दैट px will be identically same as dx into qx plus rx. This is what डिवीजन एल्गोरिदम, इसको हम लोग क्या कहते थे, डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है। अच्छा, ये ट्रिपल इक्वल टू साइन का क्या मतलब है, ट्रिपल इक्वल टू साइन का ये मतलब है कि ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी होने का क्या मतलब है, आइडेंटिटी होने का ये मतलब है कि जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और जो क्वेश्चन के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, क्या कह रहे हो, क्वेश्चन के लिए डिवाइड करना पड़ेगा क्वोशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। सर, क्वेश्चन के लिए डिवाइड करना पड़ेगा ना। हाँ, क्वोशिएंट के लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकता है। और जो एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड लिखा है वो दोनों एक्सप्रेशन क्या है, एग्जैक्टली सेम है। बोथ एक्सप्रेशंस आर व्हाट, एग्जैक्टली सेम। इतनी बात समझ में आई, ये आइडेंटिटी का मतलब होता है। यस सर। ठीक है। अब देखो, तो इधर तुम ऐसे सोचो कि मैं x की वैल्यू कोई इधर पुट करूं और सेम x की वैल्यू इधर पुट करूं, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि भाई इधर जो एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है और इधर भी से एक्स स्क्वायर लिखा है, तो तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जैसे मान लो मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, तो इधर भी 4 आएगा, इधर भी 4 आ जाएगा। सेम आएंगे कि नहीं आएंगे, सेम आएंगे सर। आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, सेम आना चाहिए क्योंकि एक्सप्रेशन ही सेम लिखे हुए हैं। अब नाउ वी कम टू रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो अभी हमारा डिवाइजर क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अच्छा, हम लोग को क्वोशिएंट क्या है, मान लो उसको qx लिख दिया, और यहाँ पे डिवाइजर तो क्वेश्चन में नोन है ही, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है। नाउ सिंस द डिवाइजर वाज ऑफ डिग्री 2, द रिमाइंडर विल बी ऑफ डिग्री 1, मतलब ax प्लस b टाइप। रिमाइंडर कैसा होना चाहिए हमारा, ax प्लस b टाइप होना चाहिए। ठीक है, इज दैट फाइन। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हम लोग फैक्टराइज करके x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। अब qx का एक्सप्रेशन क्या है वो हमको नहीं पता। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है रिमाइंडर फाइंड करना, जो कि ax प्लस b है।
मतलब अपने को a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो दो अननोन्स फाइंड करना है, मतलब हमारे पास a और b में दो इक्वेशंस होने चाहिए। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर सकता हूँ क्या दोनों साइड? तो कुछ भी पुट कर सकते कुछ भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन 3 पुट करने से एक नुकसान होगा। क्या होगा? q ऑफ 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 3a प्लस b, और इधर मान लो कोई नंबर आ जा रहा होगा, से मान लो 30 आ गया, मान लिया है ना। तो अब हम लोग को a और b में इक्वेशन के लिए q ऑफ 3 नोन होना चाहिए, और q ऑफ 3 नोन होने के लिए qx भी पता होना चाहिए कि क्वोशिएंट वाला एक्सप्रेशन क्या था। तो x इज इक्वल टू 3 पुट करना गलत तो नहीं है, लेकिन कुछ फायदा नहीं करेगा वो। अब मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ। तो 1 पुट करने से इधर क्या बनता? 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1, 5 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे q ऑफ 1 आता, लेकिन यहाँ पे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाता। तो भाई q ऑफ 1 जो भी आ रहा है वो फर्क ही नहीं पड़ना है, क्योंकि q ऑफ 1 इंटू जीरो दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन 0। तो यहां से हमारा a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। एक और एक x की कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए हम लोग को? 2 पुट कर देनी चाहिए। तो जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो यहां से 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 5 21, ये 0 हो गया, प्लस 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी क्या हो गया? 21। अब सॉल्व किया तो इससे a की वैल्यू 16 आ गई और b की वैल्यू -11 आ गई। हमारा रिमाइंडर किस टाइप का था? ax प्लस बी टाइप का था हमारा रिमाइंडर। सो इट विल बिकम 16x माइनस 11 रिमाइंडर। अच्छा सर पिछली बार इसमें हम लोग को हिट एंड ट्रायल करना है क्या? हिट एंड ट्रायल नहीं करना हम लोग को। एक तरीके से यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक वगैरह ये सब दिया हुआ है उसके रूट्स डालने हैं एक तरीके से, ताकि ये वाला टर्म 0 हो जाए। ओके ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 16x माइनस 11 आ गया, और उस समय भी देखो रिमाइंडर क्या आया था? 16x माइनस 11 आया था। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड तो नहीं किया रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, लेकिन ऐसे ही रिमाइंडर आ गया हमारा। लेकिन एक ड्रॉबैक है रिमाइंडर थ्योरम का। वो ड्रॉबैक क्या है कि जब ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रहा होगा या जब ये डिवाइजर फैक्टराइज हो रहा होगा, तभी हमारे लिए रिमाइंडर थ्योरम यूजफुल रहेगा। अदरवाइज रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, सर आपको कहाँ से मिला x-1 x-2? इसको फैक्टराइज किया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का जो फैक्टराइजेशन होता है वो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ही होता है। ओके तो ये चीज क्लियर है सबको? सब लोग एक बार चैट बॉक्स में सर बताओ। x की वैल्यू कहाँ से लेनी है? x की वैल्यू x की वैल्यू हम लोग को वो लेनी है जो एक तरीके से डिवाइजर के रूट्स हैं, वो लेनी है एक तरीके से तुमको x की वैल्यू। देखो तुम, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि ये वाला जो टर्म है ना वो 0 बन जाए, ऐसा x पुट करूं जिससे ये 0 बन जाए। तो एक बार से x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 1 माइनस 1 0 बन गया। एक बार x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो 2 माइनस 2 0 बन गया। तो उससे फायदा क्या होता कि q में जो मल्टीप्लाई हो रहा होता, q ऑफ 1 या q ऑफ 2 में जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता वो 0 मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो वो अल्टीमेटली 0 ही बन जाता। तो हम लोग को q ऑफ 1 या q ऑफ 2 की एग्जैक्ट क्या वैल्यू है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है,
आया समझ में? यस सर। तुमको समझ में आया? जिसको डाउट था? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ओके, सो एक नोट लिखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ remainder theorem is that remainder theorem का limitation क्या है? That it will be helpful only when divisor gets factorized. Only when the divisor gets factorized. In case of divisor not getting factorized, we need to solve the question by long division method. We need to solve the question by long division method. समझा सबने? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so shall we start doing few questions on these remainder theorems? रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किया जाए फटाफट. रिमाइंडर थ्योरम मेरे को तब यूज करना है बेटा जब जो डिवाइजर है, जैसे इस बार डिवाइजर हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू था, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को फैक्टराइज कर सकते हैं ना, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. लेकिन अगर तुम सोचो कि डिवाइजर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन होता, तो इसको मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता. तो इस केस में रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना चाहिए. ठीक है, आयुष आया? Yes, sir. चलो, so let's start doing few questions. तो पहला क्वेश्चन लिख लिया जाए. सबको क्लियर है? The first question, Yes, sir. the first question for us is find the remainder when x raised to 100 plus 2x plus 1 is divided by x cube minus x.
चलो हो गया। हाँ देखो सर हो गया। ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब डिवाइजर जो है वो क्यूबिक है। इसका मतलब रिमाइंडर कैसा आना चाहिए था, डिग्री 2 का आना चाहिए था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का। तो हम लोग ने ऐसे लिख लिया x रेज टू 100 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू qx इंटू डिवाइजर। अब डिवाइजर को देखो फैक्टराइज कर लो, यहीं पे x कॉमन निकाला मतलब x स्क्वायर माइनस 1 मींस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और रिमाइंडर की जगह क्या लिख लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो हम लोग को a b c फाइंड करना है, मतलब 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन होने चाहिए। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी ताकि ये 0 बन जाए। तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c, मतलब c की वैल्यू 1 आ गई। गुड। उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट कर दी हम लोगों ने,
तो 1 पुट करने पे 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 0 प्लस a प्लस b प्लस c। तो यहां से a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। फिर एक और x की क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए? -1। तो 1 - 2 + 1, 1 पुट -1 पुट किया तो फिर यहां पे भी 0 बन गया, प्लस a - b प्लस c। अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, 1 + 1 2, 2 - 2 0। इसका मतलब अब देखो ये 3 इक्वेशन आ गए, c की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 पता है, इसका मतलब यहां से जो है a + b + 1 इज इक्वल टू 4, विच मीन्स a + b इज इक्वल टू 3। और यहां से जो है a - b + 1 इज इक्वल टू 0, मतलब a - b इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 आ गई, और c की वैल्यू क्या थी हमारी? 1 थी। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया ax² + bx + c जो था, दैट इज a की जगह 1, b की जगह 2 और c की जगह 1। ये अपना आंसर होता। तो एक मिनट स्क्रॉल अप करेंगे। चलो आया समझ में? Yes, sir. सबको क्लियर है ना ये? किसी को कोई डाउट? No, sir. एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? सर a की वैल्यू 1 कैसे आई? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ठीक है? ये दो लीनियर इक्वेशन है ना, ए और बी में, दोनों को ऐड कर देती तुम, तो 2a इज इक्वल टू 2 बन जाता, b भी कैंसिल हो जाता, मतलब a की वैल्यू 1 आ जाती, और a की वैल्यू 1 फिर पुट कर दिया तुमने यहाँ पे, और उधर ले गए तो b की वैल्यू 2 आ जाती। ठीक है? सर ओके, अब आगे देखते हैं। अच्छा, फैक्टर थ्योरम क्या होता है? ये तो रिमाइंडर थ्योरम था। फैक्टर थ्योरम जो है दैट इज नथिंग बट नाम से ही लग रहा है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। सो इन दिस केस फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इन दिस केस द रिमाइंडर इज व्हाट? 0। सो जैसे मान लो कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ डिवाइजर। ये तुम लोग ने पढ़ा भी होगा फैक्टर थ्योरम 9th 10th में कभी। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ डिवाइजर। तो जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं px इज इक्वल टू qx इंटू dx प्लस rx। तो अगर अल्फा बीटा रूट है डिवाइजर का, तो अल्फा पुट करने पे रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। इसका मतलब p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 प्लस r ऑफ अल्फा, और रिमाइंडर भी 0 आ जाना चाहिए। इसका मतलब
0. Similarly, P of बीटा भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. सो अगर कोई भी रूट होते हैं डिवाइजर के, तो वो उस पॉलिनोमियल को उसमें वो रूट पुट करेंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए. जैसे एक क्वेश्चन देखो, इफ x square minus 3x plus 2 is a factor of x cube plus ax square plus bx plus 4, then find a and b. चलो इसको करो. सर फैक्टर समझा नहीं. देखो, जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं ना कि 2 is a factor of say 6. इसका मतलब क्या हुआ कि जब 6 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा. तो फैक्टर कब होता है? जैसे मान लो कोई पूछे कि x माइनस 1 एक फैक्टर है, कोई पूछे, कोई बोले कि x माइनस 1 एक फैक्टर है एक पॉलिनोमियल का, से x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस a. इसका क्या मतलब होता कि जब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा होता, इसमें x की वैल्यू जब मैं इसमें 1 पुट कर रहा होता, मतलब 1 माइनस 2 प्लस 5 प्लस a, तो ये ओवरऑल क्या हो रहा होता? 0 हो रहा होता. सो इससे a की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही होती? -4 आ रही होती. मतलब ये एक चीज सीबीएसई में पढ़ी होगी कि इफ अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ, सॉरी, if x minus alpha is a factor of px, then p of alpha is equal to 0. ये अपने 9-10 में कभी पढ़ते हैं. कौन से क्लास में पढ़ते हो तुम लोग? सर सर a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -4. a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -4. सही है. ये फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम किसी क्लास में पढ़ाया जाता है ना 10th में कि नहीं? सर पढ़ा जाता, आईसीएसई में पढ़ा था. हाँ, आईसीएसई में पढ़ा था. आईसीएसई में पढ़ा था. सीबीएसई में पढ़ा था. सीबीएसई में हो गया सीबीएसई में हो गया. देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है उसको अगर तुम फैक्टराइज करोगे
तो फैक्टराइज होकर क्या बनेगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो तुम ऐसे कुछ सोचो कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस फोर, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू एक्स टाइम्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक फैक्टर है। फैक्टर होने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर जीरो होना, कुछ भी रिमाइंडर ना होना। इतनी बात समझ में आई। अब मैंने इससे पहले x की वैल्यू 1 पुट कर दी ताकि ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाए। तो 1 प्लस a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे तुम्हारी a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई, -5। उसके बाद हम लोगों ने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो 2 पुट करने पे 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 4, और जब तुम यहाँ पे 2 पुट कर देते तो ये 0 हो जाता। इट मीन्स 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12 या 2a प्लस b इज इक्वल टू -6। अब देखो a और b में दो इक्वेशन बन गए, इसको जब तुम सॉल्व करते तो a की वैल्यू -1 आती और a की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर देते तो b की वैल्यू -4 आ जाती है। समझ में आया फैक्टर थ्योरम? बोलो भाई, जिसको डाउट था तुमको समझ में आया? तो मेरे को नहीं Yes, समझा। sir. नहीं समझा? देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि जब मैं डिवाइड करूं उस नंबर से तो रिमाइंडर 0 आ जाए, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक। तो इसका अगर मैं डिवीजन एल्गोरिदम के तरीके से लिखता, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4, इसको मैं लिख सकता था सम कोशेंट टाइम्स ये वाली चीज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो अल्टीमेटली फैक्टराइज होके ये आ जाएगी, प्लस क्योंकि मेरे को पहले से पता है कि वो फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर तो 0 ही होगा। और हम लोग को क्या फाइंड करना है, a और b फाइंड करना है। तो हम लोग ने क्या किया, पहले x की वैल्यू 1 पुट कर दी दोनों साइड, तो 1 पुट की तो 1 प्लस a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू, अब इधर 1 पुट की तो 1 माइनस 1 0। तो यहां से a और b में इक्वेशन क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू -5। उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट करना भी हमारे पास अवेलेबल था, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन गया कि 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12 था, उधर गया तो -12 बन गया, मतलब 2a प्लस b जो है वो -6 बन गया। अब ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे सामने। हमारा टारगेट क्या था, a और b फाइंड करना टारगेट था। अब इन दोनों को से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने से a की वैल्यू -1 आ गई और a की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दी तो b की वैल्यू -4 आ गई। सॉरी एग्जांपल क्या हुआ? सॉरी एग्जांपल। और एक क्वेश्चन करें। हाँ सर। चल, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ
x plus 2b is a factor of x raised to 4 plus 32b raised to 4 plus x cube b into k plus 3. ठीक है, then find the value of k. Find the value of k. Sir, k is equal to 3. सही है. तो देखो बोल दिया गया कि ये एक फैक्टर है, तो तुम क्या करोगे, x प्लस 2b को पहले इक्वल टू 0 पुट करो, तो उससे x इज इक्वल टू माइनस 2b आ गया. तो ये जो है p ऑफ माइनस 2b, ये 0 होना चाहिए फैक्टर थ्योरम के लिए. तो जहां जहां x था वहां आई विल पुट माइनस 2b. So minus 2b whole raised to 4 plus 32b raised to 4 plus minus 2b का whole cube into b into k plus 3 is equal to 0. तो देखो ये क्या बन रहा है, 16b raised to 4 plus 32b raised to 4. ये जो है minus 8b cube into b, मतलब minus 8b raised to 4 into k plus 3 is equal to 0. तो इससे b raised to 4 तो सबसे पहली बात कॉमन निकल के खत्म हो जाएगा. तो क्या बन गया, 48 is equal to 8 times k plus 3. It means k plus 3 is equal to 48 by 8 जो कि 6 है. तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 minus 3 which is 3. समझा सबने ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
सबको आ गया ना समझ में? किसी को कोई डाउट है? स्टिल एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। So question for us is, if x square plus ax plus 1 is a factor of ax cube plus bx plus c, then find condition on a, b, c. Then find condition on a, b, c. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, इसमें हम लोग फैक्टर या रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि यार ये वाला जो डिवाइजर है वो तो खुद पता ही नहीं कि स्प्लिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी यूज लॉन्ग डिवीजन। डिवाइड कर दो, जैसे ए एक्स क्यूब है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का तो टर्म है नहीं, तो उसको ऐसे लिख लो 0x², ताकि गलती नहीं होगी कभी हमसे, प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद ऐसे लिखा ए एक्स, तो दिस विल बिकम ए एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। साइन चेंज करना है, तो ए एक्स 0x² क्यों लिखा? क्योंकि x नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, सॉरी हाँ। एक्स स्क्वायर का टर्म इधर नहीं है, हम्म। एक्स क्यूब के बाद x है, तो इसलिए उसको 0 × x² लिख लिया, ताकि कैलकुलेशन में कभी गलती ना हो। ठीक है, अब देखो, अभी भी डिवीजन तो कंटिन्यू करना है, क्योंकि डिवाइजर की डिग्री, मतलब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम तो हुई नहीं, तो -a², तो -a² x² -a³ x -a²।
साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, b माइनस ए प्लस ए क्यूब एक्स प्लस सी प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे डिवीजन रोक सकते हैं क्योंकि डिवाइजर की रिमाइंडर की डिग्री कम हो गई डिवाइजर की डिग्री से। अच्छा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है ये एक फैक्टर है, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, सो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तभी तो फैक्टर होगा। इट मीन्स b माइनस ए प्लस ए क्यूब इंटू एक्स प्लस सी प्लस ए स्क्वायर, ये हमेशा 0 हो, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा 0, इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 0। तो ये कब पॉसिबल होता, ये तब पॉसिबल होता जब ये इसके बराबर हो जाता और ये इसके बराबर हो जाता। सर हाँ, सर वो लास्ट स्टेप रिपीट करो सर, डिस्कनेक्ट हो गया। देखो ये रिमाइंडर हमारा आया, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया था कि वो डिवाइडर खुद एक फैक्टर है, तो यहाँ पे तो एक तरीके से 0 आना चाहिए था हमेशा। इसका मतलब ये वाली जो चीज है दैट शुड बी इक्वल टू 0, दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो इस 0 को हम लोग ने क्या लिख लिया, 0 इंटू एक्स प्लस 0। अब ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, x के कोफिशिएंट को आपस में इक्वेट कर दिया और कांस्टेंट टर्म को आपस में इक्वेट कर दिया। therefore b minus a plus a cube is equal to 0 and c plus a square is equal to 0। कुछ लोगों को इस स्टेप में थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज हो रहा होगा ये वाले स्टेप में, एंड दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। इस स्टेप में तुमको क्लैरिटी और आएगी जब हम लोग आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे आने वाले क्लासेस में आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तब और क्लैरिटी आएगी तुम्हारे पास, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग तुम ऐसे सोचो बस कि अगर कहीं ऐसा लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इधर आइडेंटिटी लिखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो, जब x का कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो और जब कांस्टेंट टर्म आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो देखो ये जो दो कंडीशन आई, यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है ऑन ए बी सी। और यही हमारा आंसर है। समझ में आया सबको? सर इसके नोट्स ग्रुप पे भेज दीजिए ना। हाँ, वो मैं भेज दूंगा। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये नोट्स जो है वो मतलब स्टार्टिंग से होंगे, कि पिछले क्लास का भी इसी में किया है मेरे ख्याल से, तो चलेगा ना तुमको? पिछले क्लास से होंगे तो उसमें तुम बाइफरकेट कर लेना, और क्या। तो सब लोग एक बार कमेंट करो जल्दी से क्विकली दैट ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका सॉल्यूशन। सर स्क्रॉल अप करो ना। एक मिनट।
So this was all about factor and remainder theorem. ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं. आगे जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ. मतलब चैप्टर तो यही है, क्वाड्रेटिक, टॉपिक चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ओके सर. चलो बाय बाय. Right.